हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज अपन डिस्कस करेंगे। आज डेट है 15 अगस्त 2020। आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये अपनी जो स्वतंत्रता है ये लगातार बनी रहे और सभी की जो फ्रीडम जो इश्यूज़ हैं उनको भी हम लगातार एड्रेस करते रहें। क्या क्या इश्यूज़ हैं उनके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज अपन टोटल 4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। ये 5th आर्टिकल अवॉइड करेंगे आज अपन। ठीक है, बाद में डिस्कस कर लेंगे, मैं कभी पिक कर लूँगा रेलेवेंट टॉपिक जैसे ही कुछ आएगा तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहला आर्टिकल अपना पेंडेमिक पुअर्टी एंड फ्रीडम होगी अपनी इंडिपेंडेंस डे। पुअर्टी गरीबी लगातार बनती जा रही है और कोविड-19 की वजह से और ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन बन चुकी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आर्टिकल है। सेकेंड आर्टिकल है वो है कि हेल्थ क्राइसिस और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सर्विसेज में इंडिया कैसे अपने आप को फिसड्डी देख रहा है, कहाँ पर क्या कमियां रह रही हैं, उन कमियों पर अपन कैसे ध्यान दे सकते हैं और क्या क्या चीज़ें अपन सीख सकते हैं आज की परिस्थिति में देखते हुए। थर्ड आर्टिकल है वो है गिल्टी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को कन्विक्ट किया है, उसके बारे में अपन ऑलरेडी एक आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं। उन्होंने 2 ट्वीट किए थे ट्वीटेड की बेसिस के ऊपर, तो उन्हीं चीज़ों को थोड़ा बहुत एक्सटेंड किया जा रहा है। थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंस मिलेगा तो आर्टिकल्स के बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं उनका भी थोड़ा बहुत नॉलेज अपने को यहाँ पर पिक करने का मौका है, मिलेगा। ठीक है, और लास्ट जो इंपॉर्टेंट है, एन इम्पॉर्टेंट मोमेंट, अभी रिसेंटली यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, जो गल्फ कंट्री है, सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है, उन्होंने इजराइल के साथ में अपने टाइज को रिवाइव करने की शुरुआत की है। वैसे कॉन्क्रीट लेवल पे, स्मॉल लेवल पे, मिनिस्टर लेवल पे या फिर एथलीट लेवल पे या फिर कोई भी कल्चरल इश्यूज़ पे, उन पे तो इनके बीच में कोलैबोरेशन ऑलरेडी हो रहा था, पर अभी ये ओपन स्टेटमेंट डिक्लेयर किया गया है रिसेंटली, उसके बारे में आर्टिकल है वो देखेंगे। तो पहले अपन देखते हैं पेंडेमिक पुअर्टी एंड फ्रीडम। दिस आर्टिकल इज रिटन बाय हिमांशु। देखो, जब इंडिया कॉलोनियल रूल के अंडर में था उस टाइम पे हार्डली बेयरली कोई ऐसे डेटा या स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल थी जो कि इंडियन पुअर्टी के बारे में बताती हो। तब दादा भाई नौरोजी एक पहले इकोनॉमिस्ट निकल के आए जिन्होंने अपना एक पेपर पब्लिश किया अंडर द टाइटल ऑफ पुअर्टी इन इंडिया। उसमें ये बताया कि इंडिया में गरीबी कैसे है, कितनी है और वजह क्या है। साथ में इन्होंने अपनी एक बुक भी निकाली 1899 में, और उस बुक का नाम क्या है, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये नाम याद रखना, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स के अंदर पूछ ली जाती है। तो ये जब बुक उन्होंने पब्लिश की तो इन्होंने पहली बार इंडिया में पुअर्टी के प्रेवलेंस को एस्टिमेट किया। कहने का मतलब है जो रूलर्स थे उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। ध्यान किसने दिया? जो इंडियंस थे उन्होंने ध्यान देना शुरू किया। तो ये जो एस्टिमेशन था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे फाइट कर रहे थे इंडिया के लिए, इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए, तो उनका टारगेट जो फ्रीडम का आइडिया था वो केवल ब्रिटिश रूल से फ्रीडम नहीं लेनी थी। उनका फ्रीडम का आइडिया था कि पुअर्टी से भी हमें छुटकारा पाना है, गरीबी भी धीरे धीरे ख़त्म करनी है। तब जा कर के जो रियल में जो फ्रीडम है वो टारगेट अपना पूरा होगा। गांधी जी ने जितने भी स्पीचेस दिए उन्होंने एक वर्ड रिपीटेडली यूज़ किया और उस वर्ड का यूज़ आज भी अपन स्कीम में देखते हैं, अंत्योदया। अंत्योदया का मतलब जो सबसे लास्ट है, सबसे पीछे लाइन में खड़ा है, उसकी भी जब तक आप ध्यान शुद्ध नहीं लोगे, जब तक वो अपना एक कहता है ना स्ट्रॉन्ग फील नहीं करेगा, तब तक अपना जो एम है फ्रीडम का, अपना जो एम है, टारगेट है, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। साथ में जो नेशनल प्लानिंग कमेटी स्टैब्लिश की गई थी 1938 में, जिसको प्लान ड्रॉ करना था, किस लिए कि इंडिया का इंडिपेंडेंस के बाद में क्या तो प्रोग्रेशन, अपन किस वे में प्रोग्रेस करेंगे और क्या हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ का मैप रहेगा। तो उन्होंने भी पुअर्टी को इस चीज़ टारगेटेड वे के अंदर रखा था कि हमें फ्रीडम स्ट्रगल केवल ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में ही नहीं, हमें इस गरीबी के चंगुल से भी हमारे लोगों को छुड़ाना है। तो ये जो फाइट थी पुअर्टी के अगेंस्ट में, इसको हम ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं गरीबी वहीं से उठ के आई है, और गरीबी अगर प्रेवलेंट रहती है तो सोसाइटी का जो थ्रेड होता है, हार्मोनी का जो थ्रेड होता है, वो कहीं ना कहीं खतरे में आता हुआ दिखाई देता है। अगर अपन डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और जितने भी जो फ्रीडम स्ट्रगल के जो लीडर्स थे उनका अगर आइडिया देखें, तो उन्होंने भी जो डेमोक्रेसी की जो बेसिक नींव बताई, तो वो बताई थी
इकोनॉमिक इश्यूज़ को भी आप प्रॉपरली टैकल करो। नहीं तो आप एक तरफ एक चीज़ को हैंडल करोगे, दूसरी तरफ अमीर गरीब की खाई बढ़ती जाएगी। तो उनमें से एक थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उन्होंने भी ये बात कही कि हमें गरीबी को हटाना पड़ेगा। आज के टाइम पे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट भी निकल के आती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर में पार्ट 4 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर आती है। हाँ, ये बात सही है कि वो नॉन जस्टिशिएबल है कोर्ट के अंदर, उनको अपन दिखा करके ये नहीं बोल सकते कि हमें ये राइट या फिर ये स्कीम का फ़ायदा हमें नहीं मिल रहा। पर आर्टिकल 37 जो है, जो बेसिक आइडिया देता है डीपीएसपीज़ के बारे में, वो भी इन प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि इंडिया के अंदर जो भी गवर्नेंस से रिलेटेड स्टेप लिए जाएंगे, कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेट होगी, स्टेट कोई भी प्रिंसिपल या लॉज बनाएगा, तो उसके लिए ये प्रिंसिपल जो होंगे, डीपीएसपीज़ जो होंगे, वो फंडामेंटल होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि एम लक्ष्मीकांत आपने पढ़ी होगी, उसमें बताया जाता है कि डीपीएसपी जो है वो इंडिया को एस्पायर करती है टू गेट सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन। मतलब यहाँ के लोगों की सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर को आप इंश्योर करो। तो इसलिए आप क्या करते हो कि स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एडिक्वेट मीन्स को अवेल कराए जिससे कि लाइवलीहुड इंश्योर की जा सके यहाँ के लोकल लोगों की। इसके लिए आपको एक्सेस, मतलब इक्वल एक्सेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, चाहे वो अपॉर्चुनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे एसेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, या फिर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, या फिर न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। तो हर तरीके से आपको इस तरीके की पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है, एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है, जिससे कि गरीब से गरीब और पीछे से पीछे अंत्योदय जो लोग हैं उन तक भी इन स्कीम्स का बेनिफिट पहुंच सके, और आप जो एक्चुअल में जो रियल में जो टारगेट है फ्रीडम का, वो आप गेन कर सको, जिसमें कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन, पुअर्टी और इनइक्वालिटी को आपको ख़त्म करना है। ये आपके प्राइम टारगेट होने चाहिए। पर आज के टाइम पे जो प्रीवियस पूरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन देखी गई है, उसमें अकॉर्डिंग टू द राइटर कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हार्डली कोई रिलेवेंस में रखा गया है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पॉपुलिस्ट जो पॉलिटिक्स है और साथ में एक तरीके से कुछ सेक्शंस को ही एक तरीके से एनकरेज करना या उनकी डिमांड को ही फुलफ़िल करने पे ध्यान दिया गया है, ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। आज जो इकोनॉमी की पुअर स्टेट है, ये शुरुआती दशकों का एक तरीके से जो ग्रोथ ग्राफ रहा है, उसमें भी देखें अपन तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहा हुआ है उस ग्रोथ ग्राफ का, वो रहा हुआ है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन जो इकोनॉमी में होता है उसकी बजाय हमने ध्यान दिया है ग्रोथ के ऊपर। कैसे? रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है इनइक्वालिटी को ख़त्म करना, पुअर्टी को ख़त्म करना, कि जो ज़्यादा पैसे वाले हैं उनसे आप टैक्स कलेक्शन करो और उस पैसे का यूज़ करो कि आप जो डाउन ट्रोडन सेक्शन है उसकी वेलफेयर इंश्योर कर सको, उनका एजुकेशन प्रॉपर दे सको, उनको एम्पावर कर सको, उनको कैपेबल कर सको। तो इन चीज़ों के ऊपर काम करने के लिए ध्यान देना था। उस चीज़ को छोड़ करके शुरुआती दशकों में ध्यान दिया गया था कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर इंश्योर कर लेंगे तो वो अपने आप ही गरीबी को हटा देगा। पर होता क्या है, ग्रोथ तो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है, पर जो अमीर था वो अमीर बनता जाता है, और फिर उसके बाद में गरीब था वो गरीब थोड़ा गरीबी की चंगुल के अंदर लगातार फंसता गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लेट 60s और अर्ली 70s में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर और जो इलेक्शन कैंडिडेट थी इंदिरा गांधी, उन्होंने तब जा कर के कहीं ना कहीं गरीबी को एक ध्यान में लिया गया, पॉलिटिकल इशू बना, और इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी कहीं ना कहीं गरीबी को ध्यान में रखा जाने लगा। साथ में पुअर्टी से संबंधित रिसर्चेस भी होने लगी, उसके ऊपर बेस्ड आपने स्कॉलरशिप, मतलब लोगों ने आइडियाज़ देना शुरू किए, डिबेट होना शुरू हो गई कि कैसे भी करके पुअर्टी रिडक्शन कैसे इंश्योर की जा सके। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये दिखना कि हमें ग्रोथ और इनइक्वालिटी के साथ में पुअर्टी का भी रिलेशनशिप समझ में आने लग गया उन रिसर्चेज के बेसिस पे। तब जाके 1970s में पुअर्टी एलिविएशन प्रोग्राम भी आना शुरू हो गए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी शुरू किए और उसके साथ में कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी शुरू किए। जैसे कि तमिलनाडु में आज भी अम्मा किचन का जो आपने सिस्टम सुना होगा, फूड रिलेटेड स्कीम, गरीबों को खाना मिलना,
सस्ते से सस्ती दर के ऊपर अन्नपूर्णा स्कीम शुरू की थी राजस्थान में भी, जिसमें पोर्टेबल मोबाइल रेस्टोरेंट शुरू किए थे गवर्नमेंट ने, जहाँ पे बहुत सस्ते मतलब मेयर 5 या 10 रुपए के अंदर नाश्ता मिलना, 15 रुपए में पेट भर खाना मिलना, वो सारा स्कीम्स तमिलनाडु में सबसे पहले शुरू हुई। उस टाइम पे 1970s की बात कर रहे हैं, अभी मैं रिसेंट बात करने लगा राजस्थान वाली। तो ऐसे ही महाराष्ट्र में एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम आई, जो फिर बाद में अगर इंडिया लेवल पे देखा जाए तो नरेगा स्कीम बन के आई 2005 के आसपास में। तो इस तरीके से ध्यान देना शुरू हो गया किस पे, गरीबी के ऊपर। फिर जैसे ही टाइम बीता और आज की सिचुएशन को देखा जाए तो आज का जो पर कैपिटा इनकम है, एक जो मैन है, एक पॉपुलेशन बेसिस पे देखा जाए पूरी जीडीपी में, पूरी इनकम में, वो इंडिया की में, उसमें अगर पूरी पॉपुलेशन को से डिवाइड कर दिया जाए तो जितनी इनकम निकलती है वो लगभग 7.5 गुना है एज़ कम्पेयर टू 1950। मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम पे कोई 1 रुपया कमाता था एक पर्सन, तो वो आज कितने रुपए इनकम हो उसकी, 7.5 रुपये। तो इस तरीके से ये पूरा अपन ने ग्राफ देखा कि किस तरीके से सारा सिस्टम ग्रोथ का या फिर पॉवर्टी एलिविएशन के लिए इंडिया ओरिएंटेड रहा है, टारगेटेड वे में काम किया गया है इंडिया में। शुरुआत में जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोली जाती थी, जिसके अंदर 3 से 4% ही एवरेज जीडीपी ग्रोथ रहती थी, वो आज कहीं ना कहीं 7% पर एनम तक भी पहुंच चुकी है पिछले दशकों के अंदर। अपन ने देखी जब से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एलपीजी पॉलिसी इंडिया ने अडॉप्ट की है। और आज के टाइम पे देखा जाए तो मार्केट की डोमिनेंस भी लगातार बढ़ती जा रही है, वो भी किसके बाद में, एलपीजी जब 1991 में रिफॉर्म्स लाए गए थे। इससे क्या हुआ, जो ग्रोथ टारगेट था शुरुआत में वो भी एक्सेलरेटेडली इंक्रीज हो रहा है। और साथ में ये ग्रोथ जो है, इसके साथ साथ में एक जो आयरनी निकल के आ रही है वो ये कि इनइक्वालिटीज़ भी लगातार बढ़ती जा रही है, वो भी किस टर्म में, एसेट के टर्म्स में और इनकम के टर्म में। और आप पुअर्टी का सेगमेंट जब आप देखते हो तो कहीं ना कहीं उनके पास में लैकिंग होती है एसेट की, और इनकम की भी उनके पास में स्कैसिटी होती है। तो जो एक पुअर्टी डिक्रीज करने का टारगेट शुरू में लिया गया था वो अभी भी कहीं ना कहीं अनअचीवेबल लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रीवियस हमारा पुअर्टी रिडक्शन का जो एक्सपीरियंस रहा है वो मिक्स्ड रहा है। वो कैसे, उसके लिए देखो, अगर प्रीवियस पूरे 1 दशक की या 2 दशकों की बात करें तो ऑफिशियल एस्टिमेट जो था पुअर्टी का वो ये बताया गया कि 2011-12 में 22% लोग ही जो हैं वो पुअर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं। इस तरीके से ये जो डेटा है ये सजेस्ट करता है कि 2004-05 के कंपैरिजन में 2011-12 तक आते आते शार्प रिडक्शन देखा गया है पुअर्टी में। और इसी पीरियड में डेटा के बेसिस पे ये बताया गया, जो ऑफिशियल एस्टिमेट था उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि रूरल पुअर की बात करें तो 110 मिलियन पुअर्स की पुअर्टी हटी और 27 मिलियन अर्बन पुअर्स की पुअर्टी हटी। कहने का मतलब इतने लोग गरीबी की लाइन से बाहर निकले। ये जो सक्सेस रेट रही पुअर्टी रिडक्शन में, ये वजह बताई गई कि हमारे देश की फास्टर ग्रोथ, पर कैपिटा इनकम आज देखी जाए, जो अपन ने प्रीवियस स्लाइड पे देखा था कि जो प्रीवियसली 1950 में जो होती थी पर कैपिटा इनकम, उसके 7.5 गुना आज है। तो उस वजह से, और साथ में सेवरल पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट हुई, जैसे कि नरेगा हो गई, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 हो गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हो गया, नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, ठीक है, फूड प्रोग्राम्स पे एक्सपेंडिचर बढ़ाना हो गया। इन चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं ये पुअर्टी के अंदर रिडक्शन देखा गया। पर अगर अपन देखा जाए तो यहाँ पर जो डिस्कोर्स है, वो डिस्कोर्स का मतलब फोकस जो है वो पुअर्टी एलिविएशन से कैपेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस किया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारी स्कीम, सारी पॉलिसीज़ क्या थी, पुअर्टी एलिविएशन मतलब मर्ज के सिम्टम्स पे ना ध्यान दे करके उसके बेस पे ध्यान दिया गया, और राइट बेस्ड अप्रोच पे ध्यान दिया कि लोगों को अधिकार दो, उनकी क्षमता बढ़ाओ, जिससे कि वो खुद से अपनी वेलफेयर इंश्योर कर सकें। जबकि ये पुअर्टी रिडक्शन में अपने को जो सक्सेस मिली वो अगर कंसिडर करें तो वो कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में हमारी जो सक्सेस रेट है वो इन्फीरियर दिखाई देती है। जैसे कि चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश, ये ऐसे कंट्रीज़ थे जिनकी इंडिपेंडेंस या फिर इंडिया जिस पोजीशन से स्टार्ट हुआ था 1947 में या 1950s में,
उस टाइम से लेकर आज के कंपैरिजन में देखा जाए तो चाइना, वियतनाम और बांग्लादेश में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बेटर कंडीशन में आपको मिलेंगे, जबकि इंडिया उनके कंपैरिजन में उसी टाइम पे शुरुआत की थी, किक स्टार्ट किया था, चाहे इंडिपेंडेंट हुआ हो, चाहे इकोनॉमिकली या सोशो इकोनॉमिकली जिस स्टैंडर्ड पे था सेम लेवल पे थे, तो इंडिया की जो सक्सेस रेट है वो कहीं ना कहीं अपने आप को इन्फीरियर वे में शो करती है, अगर डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से और आज के प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी सिचुएशन को अगर ध्यान में रखा जाए। अभी सबसे ज़्यादा कंसर्निंग जो इशू है वो ये है कि अभी पुअर्टी से बेस्ड और इनइक्वालिटी से बेस्ड 2011-12 के बाद में कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। लास्ट जो कंजम्पशन सर्वे हुआ था कि लोग खाने पीने पे और खर्चे पे कितना क्या करते हैं, वो कंडक्ट किया गया था 2017-18 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, पर वो रिपोर्ट जो थी वो पब्लिक में रिलीज़ नहीं हुई, वो लीक हुई थी। और वो जो लीक हुई जो रिपोर्ट हुई वो ये दिखाती है कि लोगों का जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कम हुआ है, अगर स्पेसिफिकली रूरल एरियाज़ की बात की जाए। हाँ, ये बात सही है कि अर्बन एरियाज़ में कंजम्पशन लोगों का थोड़ा बहुत बढ़ा है, पर आप रूरल और अर्बन एरिया के पूरे डिवीज़न को देखो तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग लगभग 69% पॉपुलेशन अभी भी रूरल पॉपुलेशन है, 31% पॉपुलेशन ही इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन है। तो आप देख सकते हो नेट जब निकाला जाए तो ओवरऑल पुअर्टी इंक्रीज हुई है। तो इस वजह से ये देखा जा रहा है कि पिछले 4 दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है कि पुअर्टी डिक्लाइन ना होने की बजाय बढ़ी है। और पिछले जो हर 5 सालों के राउंड में जो असेसमेंट होता है उस राउंड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उनके अंदर पुअर्टी इरेडिकेशन का जो रेट है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होता हुआ दिखाई देता है। और इस चीज़ को अगर रिपोर्ट अगर एक्सप्लिसिटली ओपनली नहीं रखी जाती है पब्लिक डोमेन में तो भी अपन समझ सकते हैं कि देखो ग्रोथ रेट है वो भी स्लो डाउन हो रही है, इरेडिकेशन जो पुअर्टी का है वो भी एक्सट्रीम होता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट डाउन हो रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है, वेजेस जो हैं वो कम मिल रहे हैं लोगों को, इनकम लेवल है वो डाउन होता जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं शो तो करेगा ही ना, इनकम ही कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट आपको मिल नहीं रहा है तो एक्सपेंसेस तो कम होंगे ही। तो कहीं ना कहीं पुअर्टी इरेडिकेशन का जो चैलेंज था वो 1990s या 2000 से भी ज़्यादा ग्रेव होके निकल रहा है। और रही सही में ये पेंडेमिक आ गया है कोविड-19 तो उसकी वजह से परिस्थितियाँ और ज़्यादा मुश्किल बनती दिखाई दे रही हैं। तो लास्ट में आर्टिकल में ये कंक्लूजन किया जा रहा है कि दादा भाई नेरोजी ने आज सेंचुरी से पहले जो डेटा की नॉन अवेलेबिलिटी थी उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपना काम किया था, वही परिस्थिति आज कहीं ना कहीं बन रही है, क्योंकि डेटा जब अवेलेबल नहीं होगा तो प्रॉपर आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन नहीं कर पाओगे। तो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए आप इक्वालिटी और जो एक्सेस है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे न्यूट्रिशन हो, हेल्थ हो, या फिर कोई भी क्वालिटी लाइफ के लिए रिक्वायर्ड डिसेंट नीड्स हों, उनको अगर आप एक्सेसिबल नहीं बनाओगे तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पूरी आपकी फुलफिल नहीं हो रही है। जब तक आप गरीबी से स्वतंत्रता नहीं दे पाओगे अपने लोगों को तब तक हम वाकई में डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस में इंडल्ज्ड नहीं देख सकते खुद को। तो इसलिए हमें जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे वो कास्ट, क्लास, रिलीजन और रीजन, इनके बेसिस पे आप ध्यान देते हो, इसके अलावा हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, पुअर्टी एलिविएशन की ज़रूरत है, जिससे कि हम इसमें सक्सेस गेन करके हमारे लोगों को वाकई में फ्रीडम का जो टेस्ट है वो दे सकें। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट आर्टिकल कंप्लीट होता है। सेकंड आर्टिकल, अगस्त 15 फ्रॉम अ हॉस्पिटल वार्ड। ये एम्स के डॉक्टर हैं शाह आलम खान, इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है कि आज स्वतंत्रता दिवस है। तो उसके तौर पे आज देखें तो कोविड-19 की वजह से हॉस्पिटल वार्ड से अगर आप देखें या हॉस्पिटल के पर्सपेक्टिव या हेल्थ पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या परिस्थिति निकल के आती है। डॉक्टर ये कह रहे हैं, यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि जब मैं हॉस्पिटल्स की तरफ देखता हूँ, वार्ड्स की तरफ देखता हूँ, तो मुझे जो एक्रोपोलिस एट एथेंस का जो एक्रोपोलिस है, मतलब हाई सिटी जो है, ऊंची सिटी जो है एक्रोपोलिस की ग्रीक सिस्टम में, तो उसका जो एक ग्लोरीफाइड हिस्ट्री रही हुई है, उसके बाद में जैसे ही पर्शियंस का अटैक हुआ तो उसके बाद में वो पूरी जो एक ग्लोरीफाइड सिटी थी, जो एक्रोपोलिस थी एथेंस में, वो सारी की सारी उसको बर्बाद करके चले गया था वो अटैक।
वो दिखाई देता है मुझे। कहने का मतलब ब्यूटी जो थी प्रीवियसली वो अभी मुझे डिजास्टर में कन्वर्ट हुई दिखाई पड़ती है। इन्होंने यहाँ पे एक एनेक्डोट से शुरू किया है कि 16 साल की एक लड़की जिसका नाम है राम प्यारी, उसका टेस्ट हुआ कोविड-19 पॉजिटिव। उसके थाई में एक मैलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब जो खुद से खुद का रेप्लिकेट करती है और डिजास्टरसली ड्रास्टिकली उस जिसमें इंक्रीज होता रहता है, और उसकी सर्जरी होनी थी, पर इस लॉकडाउन की वजह से पहले सर्जरी डिले हो गई और रही सही में उसका वायरल इन्फेक्शन था तो उसने और ज़्यादा डिले कर दिया। तो यहाँ पर मेरे जो जूनियर डॉक्टर थे उन्होंने एक पॉइंट उठा के बोला कि इस वायरस से हमें कब स्वतंत्रता, कब निपटारा, कब हम इससे छुटकारा पाएंगे। तब जाके डॉक्टर ये बोलते हैं क्या वाकई में हम फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। आज चलो 74th इंडिपेंडेंस डे है, हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, पर मेरे कलीग का जो सवाल था कि हम इस वायरस से कब छुटकारा पाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक सोचने पे मजबूर करने वाली बात है कि वाकई में हम क्या स्वतंत्रता पा चुके हैं ढंग से। इस बात को इलेबोरेट करने के लिए यहाँ पर पूरा आर्टिकल है, आप समझने की कोशिश करना कि कोरोना वायरस से फ्रीडम पाना क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि कोरोना वायरस से हम छुटकारा पाएँ तो उसके बाद में राम प्यारी जो है उसका टारगेट तो ये है कि वो उसका मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो रिमूव हो, उसकी लाइफ सेफ हो। दूसरा कोई बंदा मेरा कोई जानकार होगा वो ये सोचेगा कि हम नॉर्मल लाइफ की तरफ स्विच करें। अब नॉर्मल लाइफ कौन सी, जहाँ पर बहुत सारे लोग अनडिफाइंड वे के अंदर डिप्राइव्ड थे हेल्थ सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम या हर चीज़ से। कहने का मतलब यहाँ पर नॉर्मल लाइफ जिसको हम प्रीवियसली बोल रहे थे कि जो कोविड-19 से पहले जो परिस्थितियाँ थी उसको हम नॉर्मल लाइफ बोल रहे हैं। अब नॉर्मल लाइफ में यहाँ पर आर्टिकल में क्रिटिसिज्म क्या आ रहा है निकल के कि आप जो स्ट्रेस करने वाला जो एनवायरनमेंट था, जिसमें लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप था, जहाँ पर लोगों को डिफरेंटली ट्रीट किया जा रहा था, और साथ में जहाँ पर आज तक 73 ईयर्स का हमारा फ्रीडम का, इंडिपेंडेंस का पास्ट रह चुका है, उसमें अभी तक भी हम लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियों से छुटकारा नहीं दिला पाए हैं। क्या वो वाकई में एक नॉर्मल सिचुएशन थी? इसको हम नॉर्मल सिचुएशन कंसिडर करेंगे? इन 73 सालों के अंदर हमारी जो इंडिपेंडेंस हिस्ट्री रही है, इसमें हेल्थ सिस्टम को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ देखा गया है। कभी भी स्टेट की प्रायोरिटीज़ में हेल्थ केयर सिस्टम नहीं आया है। हर साल 5 साल से कम उम्र के बच्चे, इतने मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इतने होते हैं कि जिन निमोनिया या फिर डायरिया से इन्फेक्ट होकर के उनकी डेथ होती है, या फिर वो बीमार हो जाते हैं, फिर वो ज़िंदगी भर उनकी लाइफ को थ्रेटन करके रखता है। ऐसे ही जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका हाल तो और भी बुरा है एज़ कम्पेयर टू दोज जोन्स जो कॉन्फ्लिक्टिंग जोन्स है। सीरिया और इराक जहाँ पर लगातार लड़ाइयाँ चलती रहती है, कॉन्फ्लिक्टिंग जोन बने हुए हैं, वहाँ के कंपैरिजन में भी हमारे यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा ख़राब है। 2015-16 का डेटा देखा जाए तो चाइल्ड बर्थ के दौरान जिन माताओं की डेथ हुई है वो पूरे साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट से अगर कंपेयर करें तो हमारा बहुत बुरा हाल है। चाहे पाकिस्तान से कंपेयर करो, चाहे बांग्लादेश से, चाहे नेपाल से, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी है वो साउथ इंडिया में इन देशों से हमारी ज़्यादा है। तो क्या एक वुमेन के लिए स्वतंत्रता वो है कि जब वो एक बच्चे को जन्म दे रही है तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर उसकी खुद की ज़िंदगी भी खतरे में आ जाए? तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं क्वेश्चन किया जा रहा है। आज इंडिया और वर्ल्ड के सारे कंट्रीज़ कहीं ना कहीं कमिटेड हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें 17 गोल्स हैं। यूनाइटेड नेशन के अंदर ये रेजोल्यूशन पिक किया गया था जो अचीव करने हैं 2030 तक। इसमें टारगेट ये है कि हम हमारे सिटीजन्स की वेलबींग इंश्योर कर सकें और गुड हेल्थ भी अपन दे सकें उनको, क्योंकि डॉक्टर है राइटर, इसलिए हेल्थ की ज़्यादा बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिव अपन कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो हेल्थ पे अगर कोई ऐसे आए तो एनेक्डोट राम प्यारी वाला एनेक्डोट अपन यूज़ कर सकते हैं। साथ में जो शुरुआत में जो एनेक्डोट दिया उन्होंने जो एक्रोपोलिस का, वो भी अपन कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। और ये जो पूरा आर्टिकल है इसमें से पॉइंट जो पिक करेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं सारे, ठीक है। तो टारगेट क्या है? गुड हेल्थ और वेलबींग इंश्योर करना, जिसके लिए
जितने भी सिटीजन्स हैं उन सब को गुड क्वालिटी हेल्थ केयर अवेलेबल कराई जाए, जिससे कि हेल्थ के बेसिस पे या हेल्थ कोई रीज़न ना बने जिसकी वजह से फाइनेंशियल हार्डशिप आगे फ्यूचर में उनको देखनी पड़े। पर आज की सिचुएशन को देखा जाए तो इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ये टारगेट जो हैं 2030 क्या इसके आगे भी अचीव होना नियरली इम्पॉसिबल से दिखाई दे रहे हैं। और ये जो कमियां हैं हमारे सिस्टम की, उसको इस कोविड-19 आउटब्रेक ने और भी ज़बरदस्त तरीके से एक्सपोज कर दिया है कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में कितनी कमियां हैं। अगर अपन इंडिया में एनुअल एक्सपेंडिचर की बात करें कि मेडिकल फैसिलिटीज़ में इंडिया में कितना एक्सपेंडिचर होता है, तो बहुत ही कम। हमारे यहाँ पर मेयरली 1% ऑफ आवर जीडीपी से थोड़ा बहुत ज़्यादा, लगभग 1.24, 1.25 इस तरीके से, या फिर 1.46, इससे ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता है हमारे यहाँ पर हेल्थ एक्सपेंडिचर, मतलब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जब जो कि विश्व के पुअरेस्ट नेशन से भी बहुत कम है। इथोपिया, सूडान, वो भी इथोपिया अपने यहाँ पर 4.9% ऑफ जीडीपी एक्सपेंस करता है हेल्थ सिस्टम पे, जबकि सूडान कितना करता है 8%, जो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट लगातार बने रहते हैं, बहुत गरीब कंट्रीज़ हैं। तो कहने का मतलब कितना पॉलिसी लैकिंग रही है, कितनी कमी रही है। यहाँ पर एक कोट देते हैं कि प्लेटो ने एक बार कहा था कि फ्रीडम इन अ डेमोक्रेसी इज़ द ग्लोरी ऑफ द स्टेट। किसी भी देश की अगर अच्छाई है तो वो है कि उस देश के लोगों को कितना फ्रीडम मिल रहा है, मतलब कि किसी भी लोकतंत्र में जितनी स्वतंत्रता दी जाएगी स्टेट उतना ही ग्लोरीफाई करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर असेंशियल कंपोनेंट्स की कॉस्ट के ऊपर, या फिर अपन कहें हेल्थ, एजुकेशन, इनके ऊपर बहुत कम ध्यान दिया गया है। आप पॉलिटिक्स में, आप जब भी इलेक्शंस होते हैं तो जो पॉलिटिशियन होते हैं तो उनका कैंपेन क्या होता है, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, और जो लोग हैं वो भी कास्ट, रिलीजन, क्रीड, इनके बेसिस पे फिर वोट करते हैं। ये नहीं देखते कि कितना एजुकेशन पे और हेल्थ पे एक्सपेंस करेंगे ये लोग, क्या कितना टारगेट है। इन इश्यूज़ पे ध्यान ही नहीं दिया जाता। आज भी डिबेट क्या चल रहा है, सेक्युलरिज्म, ये चीज़ सेक्युलरिज्म हो गया, कास्ट सिस्टम, रिलीजन बेसिस, ऑल्दो दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, पर अपने को ध्यान देने की जो ज़रूरत है वो बेसिक है एजुकेशन और हेल्थ। जब आपके यहाँ पे लोग हेल्दी ही नहीं होंगे तो काहे का फिर रिलीजन, काहे की एजुकेशन। जब लोगों के पास में एजुकेशन ही प्रॉपर नहीं है तो वो कैसे अपने आप को एक ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन रिसोर्स बना सकेंगे जो कि इंडिया की वाकई में ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारा जो सिनेरियो जो राइटर बता रहे हैं कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत दुखद है कि आज के टाइम पे जब हमारा हेल्थ केयर सिस्टम एक पेंडेमिक को कॉन्फ्रंट कर रहा है तो ये अपने आप में बहुत दुखद है कि मुझे ये चीज़ें निकाल के बतानी पड़ रही है। पर चाहे वक्त कैसा भी हो, हमें इन चीज़ों को, हमेशा इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि हमारी क्या तो फ्रीडम है, किस चीज़ में हमारी स्वतंत्रता है और क्या चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हमें ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि जो बीमारियां आज तक हमारे यहाँ पर चलती आ रही हैं वो अभी तक नहीं ख़त्म हो पाई है, तो उनको हम कैसे ख़त्म कर सकें। राम प्यारी जैसे बहुत लोग हैं जिनको ये सवाल करने से भी डर लगता है, या फिर वो सवाल भी नहीं करते हैं कि हमारा हेल्थ सर्विस सेक्टर जो है वो कितना वीक है, हमारे यहाँ पर स्कूलिंग कितनी वीक अवेलेबल है, हमारे यहाँ पर और कितना जो एक बिगर जो डिजीज़ है, पुअर्टी है, उसको इरेडिकेट करने के लिए कितना काम किया जा रहा है। इवन कास्ट इंस्टीट्यूशन जो है वो भी अपने आप में बहुत ग्रेव सिचुएशन लेकर के आता है कि एक गांव के बीच में ना रह करके कुछ लोगों को गांव के आसपास में रहना पड़ता है। इन शॉर्ट कि लोग हमारे यहाँ पर अभी तक इतने अवेयर भी नहीं हैं, इतनी एजुकेशन भी नहीं है उन लोगों के पास में कि उनको उनकी फ्रीडम के बारे में आइडिया हो। जबकि आज अपन 74th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उन परिस्थितियों में हमें फ्रीडम को फिर से एक डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, जिससे कि हमारी जो बेसिक थिंग्स हैं, जो बेसिक क्वेश्चन हैं, उनको हम उठा सकें और हमारे राइट्स के लिए हम लड़ सकें और क्लेम कर सकें। लास्ट में राइटर ये कह रहे हैं कि ये पहली बार है हमारे 73 साल की इंडिपेंडेंट नेशन की हिस्ट्री में कि इस तरीके का हेल्थ क्राइसिस पहली बार देखा गया है। पर इस हेल्थ क्राइसिस ने
पूरे सिस्टम को है एक बार हिला के रख दिया है, और जो अभी तक जितना नेग्लिजेंस को या नेग्लेक्ट को फेस करना पड़ा है इस हेल्थ सिस्टम को, हमारे लोगों की हेल्थ को, वो चीज़ें कहीं ना कहीं बाहर निकल के आ रही है। और ये जो वायरस पेंडेमिक है इसकी वजह से हमारी कैपेसिटी को भी कहीं ना कहीं टेस्ट किया गया है, और जितने भी मॉडल्स अभी तक सरकारों ने लगाए हैं इन जो प्रीवियस क्राइसिस हुए हैं, या फिर ये कह के कि हम हेल्थ इंडिकेटर में अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, वो सारे मॉडल्स यहाँ पे फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वल्नरेबिलिटी और जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ की जितनी भी लिमिटेशंस है उसको भी कहीं ना कहीं बाहर ला के निकाल दिया गया है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बेसिस पे किसी ने कितनी सरकारें आई गई, सब हेल्थ केयर सिस्टम पे आज भी कहीं ना कहीं एक्सपोज होती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या हम उसी नॉर्मल की तरफ वापस जाना चाहते हैं जो नॉर्मल पेंडेमिक से पहले था, या कोई एक नया नॉर्मल बनाया जाए जो कि इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड हो, जहां पर एजुकेशन, हेल्थ, इक्वालिटी, इक्विटी, ठीक है, इन चीज़ों का इंश्योर कर सके। ठीक है, तो हमें इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले और नए तरीके का नया नॉर्मल अपन डिसाइड करें। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कहीं पर भी कोई भी बर्बादी होती है तो वो अपने आप में बहुत ही देखने में एक दिल दहलाने वाली, डरावनी होती है और डेंजर होती है, पर हाँ, हम उसको कन्वर्ट करके एक ब्यूटीफुल प्लेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आर्टिकल 2 अपने कंप्लीट। थर्ड आर्टिकल, एन इम्पोर्टेंट मोमेंट। रिसेंटली अरब गल्फ स्टेट यूएई ने अपनी एक तरीके से इजरायली होस्टिंग के लिए ओपन किया है कि हम इजराइल के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। वो बात सही है कि इनका प्रीवियसली मिनिस्टर लेवल, एथलीट और बिजनेसमैन लेवल पे ऑलरेडी ट्रांजैक्शनल रिलेशन ऑलरेडी चल रहा था। तो ये अपने आप में एक प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक स्टेप ली गई है इस कंट्री के द्वारा, जो गल्फ किंगडम है यूएई, 7 छोटे छोटे स्टेट्स मिलकर के इन लोगों ने अपने कोalition बनाया हुआ है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, तो इन्होंने जो अपनी प्रीवियसली जो एक तरीके से इजराइल के लिए सिबोलेथ थी, सिबोलेथ का मतलब हो गया जो प्रीवियसली जो इररेलेवेंट जो भी इश्यूज थे कि हाँ अभी हमें हमारे आइडियोलॉजिकल बेस्ड चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इजराइल से या फिर जो भी एडवांस्ड जो कंट्रीज़ हैं उनसे हमें दूर रहना पड़ेगा, तो उन चीज़ों को साइड में रख करके प्रैग्मेटिक स्टेप लिया है आज किसने, यूएई ने। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उनके बीच में अच्छी रिलेशनशिप चल रही थी प्रीवियसली, तो उसको फुल फ्लेजेडली एक्सेप्ट करना थ्रू द ब्रोकरशिप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। कहने का मतलब इजराइल और यूएई के बीच में जो पैचअप हुआ है इसकी मीडिएटरशिप कराई गई है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, स्पेसिफिकली तब जब गल्फ कंट्रीज या गल्फ रीजन जो है, जो मिडिल ईस्ट है, वो वोलेटाइल जियोपॉलिटिक्स के थ्रू चल रहा है, जहां पर एक तरफ ईरान, एक तरफ सऊदी अरब, सुन्नी सिया कॉन्फ्लिक्ट, सीरिया वाला जो रीजन है वो कंटिन्यू चलता रहता है। इजराइल जो है पैलेस्टीनियन रीजन के अंदर अपनी सेटलमेंट्स को इंक्रीज़ कर रहा है, हार्डशिप को ज़्यादा से ज़्यादा हार्डनिंग एटीट्यूड रख रहा है। उन चीज़ों के बीच में ये स्टेप लेना अपने आप में बहुत ही बढ़िया और एक अच्छा कदम माना जा रहा है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया। कैसे, मैं बताऊँगा अभी। यूएई जो है ये अरब कंट्रीज़ में से ये तीसरा ऐसा अरब कंट्री है जिसने इजराइल के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किए हैं, जिसमें फर्स्ट है इजिप्ट जिसने 1979 में कर लिए थे, फिर है जॉर्डन जिसने 1994 में, और आज 25 साल से भी ज़्यादा टाइम लग चुका है जब जाकर के ये तीसरा कंट्री आगे आया है इजराइल के साथ में अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए। वो बात सही है कि इजराइल ने अपना एटीट्यूड हमेशा हार्ड रखा है पैलेस्टीन को लेकर के, उसने लगातार अपने नए सेटलमेंट्स को स्टैब्लिश कराया है पैलेस्टीनियन टेरिटरी में, और साथ में इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अरब स्टेट्स के लिए ये कहीं ना कहीं मुश्किल होता है कि वो तल अवीव मतलब इजराइल के साथ में अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज करें। साथ में अभी क्या है कि और भी इस डिफ़िकल्टी को बढ़ाने वाली एक्टिविटीज़ रिसेंट पास्ट में हुई है, जैसे कि अल-कायदा का राइज़ होना, 9/11 जो यूएसए में अटैक हुआ उसकी वजह से, अमेरिका का इराक में इन्वेजन होना और अरब स्प्रिंग। तो ये सारे इवेंट्स और ज़्यादा गैप्स को बढ़ाने वाले थे, एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ यूएई।
पर फिर भी इन सारी परिस्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए और प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए, फ़लस्तीन की प्रॉब्लम को साइड में रखते हुए, रीजन में जो जितना भी प्री ऑक्यूपाइड इश्यूज रहते थे जिनके बारे में अपन ने बात की, ये सारे इनको साइड में रखते हुए एक नई लाइन शुरू ड्रॉ की है यूएई ने। कॉन्फ्लिक्ट्स को साइड में रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की है। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं कि क्यों ऐसा किया गया है। फर्स्ट रीज़न, अरब गल्फ किंगडम और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं तो इंस्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं अपने खुद के स्टेक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इजराइल का सपोर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि यूएसए भी अब धीरे धीरे गल्फ कंट्रीज़ या गल्फ वाले रीजन से क्या कर रहा है, रीट्रेंच कर रहा है, बाहर निकल रहा है। तो जब यूएसए वहाँ से बाहर निकल रहा है तो जिन कंट्रीज़ को यूएसए का सपोर्ट मिलता है उन कंट्रीज़ को अब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि उनका और ज़्यादा स्टेक स्ट्रॉन्ग बने। तो उस परिस्थिति में इजराइल के साथ में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरा रीज़न, जो गल्फ मोनार्कीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं मुस्लिम ब्रदरहुड का जो थ्रेट है वो फिर से डराने लगा है, क्योंकि जो टर्किश प्रेसिडेंट है रिसेप तैयब अर्दोगन नहीं पढ़ेंगे अपन, अर्दोन पढ़ेंगे इसको, ठीक है। जो अर्दोन प्रेसिडेंट है टर्की के, वो क्या कर रहे हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब, और वो क्या कर रहे हैं, ये जो अर्दोन है अपने आप को मुस्लिम लीडर की तरह असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। रिसेंटली आपने देखा भी होगा कि एक बड़ा म्यूज़ियम, एक बड़ा जो एक एंशियंट या हिस्टोरिकली टर्की की एक आर्किटेक्चरल साइट थी, उसको इन्होंने, अर्दोन ने कन्वर्ट कर दिया एक मस्जिद में, मॉस्क में। तो ये अपने आप में एक दिखाता है उनका टेंडेंसी कि वो मुस्लिम लीडरशिप में असर्ट करना चाह रहे हैं। जो टर्की की जो या फिर ऑटोमन एम्पायर प्रीवियस पास्ट में रही हुई है, उस चीज़ को वापस से रीअसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए गल्फ मोनार्कीज भी टेंशन में है, डर महसूस कर रही हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड को जो टर्की का सपोर्ट मिल रहा है वो कहीं ना कहीं इनकी मोनार्काइकल सिस्टम को थ्रेट पहुंचा सकता है। तीसरा जो रीज़न है वो है कि अमेरिका भी रिट्रेंच कर रहा है, तो रीजनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए भी इजराइल के साथ में मिडिल ईस्ट में ये सेटलमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और फाइनल रीज़न क्या बताया जा रहा है कि आज टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है और ये जितने भी गल्फ कंट्रीज़ हैं ये पेट्रो स्टेट है, मतलब पेट्रोलियम पे बेस्ड इनकी इकोनॉमी है। तो इनको कहीं ना कहीं नेशनल स्ट्रेटजी को रिकंसिडर करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि फ्यूचर में पेट्रोलियम बेस्ड और जो वॉलेटिलिटी चलती रहती है, आज देखो रशिया, हर एक कंट्री अपने खुद के लेवल पे पेट्रोलियम प्रोडक्शन कर रहा है। जब से यूएसए ने पेट्रोलियम प्रोडक्शन किया तब से यूएसए का इंटरेस्ट जो है खुद का इस मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर कम होना शुरू हो गया है। रशिया ने पेट्रोलियम प्रोडक्शन इतना ज़बरदस्त कर दिया कि पेट्रोलियम प्राइसेस बिल्कुल क्रैश कर गई। तब जाकर के रशिया और सऊदी अरब के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट आने शुरू हो गए थे। तब जाकर इनके टाई अप हुआ है कि हम कैसे भी करके रेगुलेटेड वे के अंदर हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन है उसको करेंगे, जिससे कि प्राइस ज़्यादा कोलैप्स ना हो। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये 4 रीज़न दिए जाते हैं कि ये जो मोनार्कीज जो हैं वो क्यों इजराइल की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर या सॉफ्ट स्टैंड लेना शुरू कर रही हैं। तो गल्फ कंट्रीज़ के लिए आज नई पार्टनरशिप बनाना, चाहे वो इंडिया के साथ हो, चाहे इजराइल के साथ हो, चाहे चाइना के साथ हो, वो कहीं ना कहीं एक कंपेलिंग फोर्स है, प्रेशराइज कर रही है वो परिस्थितियाँ, जिसकी वजह से जो एक अभी तक का जो एक स्टेटस को बना हुआ था उसको कहीं ना कहीं ओवरकम करने की कोशिश की जा रही है। इजराइल है वो भी चाहता है कि अरब रीजन में रहते हुए मुस्लिम वर्ल्ड से कितने सालों तक अपन आइसोलेटेड रह सकते हैं। अगर अपने को इंश्योर करनी है अपनी खुद की ग्रोथ, तो हमारे नेबर्स के साथ में भी हमारे अच्छे रिलेशन होने चाहिए। तभी तो इंडिया भी तो कोशिश करता रहता है अपने नेबर्स के साथ में कैसे भी करके उनको अपने साथ में लेके चले, ठीक है। साथ में गल्फ कंट्रीज़ जो हैं वो भी, अदर गल्फ कंट्रीज़ भी एक्सपेक्ट कर रही हैं कि कैसे भी करके, उनसे भी एक्सपेक्टेशन ये है कि यूएई के ट्रेंड को वो फॉलो कर सके। डिस्पाइट द पैलेस्टीनियन ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, पर फिर भी ये इजराइल के साथ में अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जो है वो हमेशा से इजराइल के सपोर्ट में रहा है और अमेरिका ने ही इस रीजन में स्टेबिलिटी का कहीं ना कहीं बीड़ा उठा रखा था। अब अमेरिका विड्रॉ कर रहा है तो देखो उसकी वजह से तो कहीं ना कहीं इनको प्रेशर फील हो ही रहा है कि हमें अगर ईरान को कंटेन करना है
समझ रहे हो, ईरान शिया डोमिनेटेड कंट्री है और ईरान और अरब ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं इनके बीच में तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, ये सुन्नी डोमिनेटेड है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इजराइल का सपोर्ट ये चाह रहे हैं। साथ में अगर सीरिया की बात करें तो सीरिया वाले रीजन में बात कर लो, चाहे जॉर्डन में बात कर लो आप, तो वहाँ पर भी ईरान का इन्फ्लुएंस क्या लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ईरान के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए ये अरब गल्फ कंट्रीज़ जो हैं, जो मोनार्कीज़ हैं, सुन्नी कंट्रीज़ जो हैं, वो कहीं ना कहीं इजराइल के साथ में अपने टाइज़ इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। और ये जो डेवलपमेंट है, जितना कुछ रीअलाइनमेंट हो रहा है इस रीजन में, ये इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इंडिया भी चाहता है कि गल्फ कंट्रीज़ में स्टेबिलिटी बनी रहे। नेक्स्ट आर्टिकल, फाइनल आर्टिकल आज का, गिल्टी। अभी प्रशांत भूषण ने, जो लॉयर एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने 2 ट्वीट किए थे और उन ट्वीट को कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के फॉर्म में कंसिडर किया है। तब जाके फ्राइडे को एक 108 पेज का ऑर्डर डिक्लेयर किया है सुप्रीम कोर्ट ने और उन ट्वीट्स को फॉल्स, मैलिशियस एंड स्कैंडलिशियस बताया है। स्कैंडलियस बताया गया है कि स्कैंडल है, ये कहने का मतलब कंटेम्प्ट किया गया है। तो इस चीज़ को यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस शुरू किया है, कन्विक्शन किया गया है प्रशांत भूषण का, वो कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो फंडामेंटल वैल्यू है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके अगेंस्ट है। इवन जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक जो बेस होता है, जिसमें क्रिटिसिज्म को आप ओपनली एक्सेप्ट करते हो और अपनी कमियों को इम्प्रूव करते हो, वो चीज़ें आपने इग्नोर की है, तो वो कहीं ना कहीं एक डिज़ास्टर या फिर एक गलत मैसेज जाता है। सिटीजन्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को एम्पावर्ड फील करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हमें मिले हुए हैं, उनके बेसिस पे कि हम हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम शीशा दिखाएं, उनको मिरर दिखाएं कि आपके अंदर क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। इस बात को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इग्नोर किया है, जो कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का अगर रिकॉर्ड दिखा जाए तो वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा से मैजेस्टिक लिबरलिज्म को ज़्यादा सपोर्ट किया है कि कैसे भी करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले और हम ओपनली पार्टिसिपेट करें, जिससे कि लोग अगर कोई भी हमें क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो हम उसकी आवाज़ को दबाएं नहीं। जुडिशरी जो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के सेंट्रल पिलर्स में से होती है। जैसा कि आपको पता होगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसके 3 पिलर हैं, एक तरफ लेजिस्लेचर, दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव और तीसरी तरफ जुडिशरी। तो जुडिशरी तीसरा पिलर है, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर भी है। हमारे इंस्टीट्यूशन जितने भी है, 2 इंस्टीट्यूशन दूसरे मैंने मोटे मोटे बताए, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट में बाउंड करके रखती है कि भाई आप ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकते हो। अगर लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून बना दे जो वाकई में सिस्टम के लिए बेकार हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए घातक साबित हो, तो उन चीज़ों के ऊपर भी क्वेश्चन उठा सकती है क्या जुडिशरी। या फिर एग्जीक्यूटिव कोई एक्सट्रीम कदम उठा रहे हैं तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं जुडिशरी अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करती है और वो लोगों की वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आती रहती है। और इस पूरी एक्टिविटी में हमेशा जुडिशरी को एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि पब्लिक का जो फेथ है, जो ट्रस्ट है, वो एक डेलिकेटेड वे के अंदर बना रहे, जो कि पिछले कुछ सालों में वीक हो रहा है, इरोड हो रहा है। तो आप अगर इस ट्रस्ट और फेथ को मेंटेन करने के लिए कॉर्जन की तरफ जाओगे, लोगों के ऊपर दबाव बनाओगे, प्रेशर या फिर फोर्सफुली उनको अगर मतलब अपनी फेथ गेन करवाने की कोशिश करोगे पब्लिक के बीच में, तो वो कहीं ना कहीं हमारे कानूनों को या फिर हमारा जो एक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसके लिए एक थ्रेट है। अगर आप कोई भी कानून ऐसा बनाओ या फिर कानून को इस तरीके से ट्रीट करो कि जो जजेस हैं वो अपनी खुद की सर्विस के ऊपर ध्यान दें, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं एक ऑफेंसिव वे के अंदर आप यूज़ करते हो लोगों को दबाने के लिए, तो वो चीज़ गलत है। क्योंकि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 आया था, वो हमारे कंट्री की जो वैल्यूज़ है, जो आज अपन सेलिब्रेट कर रहे हैं, 74th इंडिपेंडेंस डे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं अपने को इसका जो यूज़ है वो
एक जो टारगेटेड वे में जो किया जा रहा है, जहाँ पर जो जुडिशरी है उसकी खुद की डिग्निटी को बचाने के लिए ये एक्ट लाया गया था, वो कहीं ना कहीं जजेस अपने खुद के इंडिविजुअल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं दुखद बात है। और ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो पावर है, कोर्ट की जो पावर है कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने की, वो आर्टिकल 129 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहीं ना कहीं इंश्योर करता है। तो हमें यहाँ पर ये जो कानून है, लॉ है, एक्ट है, इसको और साथ में आर्टिकल 129 को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए, जो राइट्स इंश्योर किए हुए हैं पब्लिक के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको ध्यान में रखते हुए, फ्री क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करते हुए, बैलेंसिंग और हार्मोनाइजेशन का जो आज तक का ट्रेंड रहा है हमारी जुडिशरी का, उसको फाइनलाइज करना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली जो जुडिशरी का जो मेन काम है वो है हमारे यहाँ पर हार्मनी स्टैब्लिश करना, और अगर कहीं पे कोई भी कोर्सिव कदम उठाए जा रहे हैं तो उनको रोकना, ना कि खुद इनमें इंडल्ज होना। देखो, ये जो प्रशांत भूषण के अगेंस्ट में जो कन्विक्शन केस चला है, कन्विक्शन हुआ है उनका, तो उसमें कहीं ना कहीं कोर्ट ने खुद की जो एक हिस्ट्री रही है उसको कहीं ना कहीं इंजरी की है, खुद को घात पहुंचाया है। पर हाँ, ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने या जुडिशरी ने जितनी बार भी कुछ प्रीवियसली कोई अगर वर्डिक्ट दिए हैं तो उनको रिव्यू भी किया है, सेल्फ करेक्शन की पावर भी जुडिशरी में अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं ये आगे फ्यूचर में करेक्ट कर ली जाएगी, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पर जो एक चीज़ है कि आपने अपना खुद का एक गोल डिसाइड किया कि आपके अगेंस्ट में जो सीजेआई थे उनके अगेंस्ट में, उनको लेकर के 2 ट्वीट यहाँ पर प्रशांत भूषण के द्वारा किए गए, उनको तो आपने ध्यान में रखा, पर जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ जो हैं, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड हो, चाहे आर्टिकल 370 हो, चाहे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, इन सब को कोविड-19 का हवाला दे करके आपने ये बोल दिया कि हम इन पे सुनवाई बाद में करेंगे। जबकि इस केस पे आप जल्दी से खुद का एक सेल्फ गोल डिसाइड करके आप उस पर काम कर रहे हो, तो इन चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जुडिशरी को देखनी चाहिए कि कैसे भी करके जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। आज के डिस्कशन में अपना इतना ही था।